स्वीटी एक बहुत ही अकड़ू और मतलबी लड़की थी, लेकिन वो दिखने में बहुत सुंदर थी और इसी वजह से स्वीटी की बहुत ही कम लोगों से बात होती थी। स्वीटी के सुंदर दिखने की वजह से लोग उससे बातें करने आते, लेकिन उसका बर्ताव देखकर चले जाते और स्वीटी को किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने का पछतावा तक नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन स्वीटी शॉपिंग करने जाती है और ड्रेस पसंद करते हुए वहाँ के दुकानदार से बोलती है, भैया ये वाली ड्रेस कितने की है? मैडम ये ड्रेस पहले ही किसी ने पसंद कर ली है, आप कोई दूसरी देख लो। नहीं, मुझे यही ड्रेस पसंद है और मैं यही लूंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ये ड्रेस दो वरना मैं ये ड्रेस खराब कर दूंगी। ये क्या बदतमीजी है? मैडम आप कोई और पसंद कर लो ना, मैं आपको ऐसी ही दूसरी ड्रेस दिखा देता हूँ, वो ले लो। समझ नहीं आ रहा आपको? मुझे यही चाहिए। नहीं मैडम, ये ड्रेस नहीं मिल सकती आपको। स्वीटी गुस्से में ड्रेस पर पास रखी हुई कोल्ड ड्रिंक फेंक कर चली जाती है। स्वीटी घर पहुंचकर सारी बात अपनी माँ नीतू को बताती है, तो नीतू उसे समझाते हुए कहती है, बेटा तू दूसरों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? तू तो ससुराल में जाकर मेरी नाक ही कटवा देगी। माँ, मैं क्यों आपकी नाक कटवाने लगी? अब मुझसे कोई ऐसे बात करेगा तो मैं चुप क्यों रहूँ? लेकिन शुरू भी तो तू ही करती है, सुधर जा बेटा अब तू। माँ मुझे कुछ मत बोलो, वैसे ही मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। तुम भी दुकानदार की तरफ से बोलने लग गई। अब पता नहीं कहाँ से ये नवाबजादी आ गई है हमारे घर। कभी किसी के साथ तूने ढंग से बात की है? नवाबजादी ही हूँ मैं। तेरी नवाबजादगी तेरे ससुराल में तेरी सास ही उतारेगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। देखते हैं किसकी अकल ठिकाने आती है। स्वीटी के ऐसे बर्ताव के कारण उसकी शादी के लिए नीतू लड़का देखने लगती है और उसको स्वीटी के लिए एक अमन नाम का लड़का पसंद आता है। स्वीटी और अमन दोनों आपस में एक दो बार मिल भी लेते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। नीतू बात करके शादी तय कर देती है, जिसके बाद अमन और स्वीटी की कुछ दिनों में शादी हो जाती है और ससुराल में आकर शादी के अगले दिन अमन की बहन काजल अपनी भाभी स्वीटी से बोलती है, भाभी आज कुछ बढ़िया सा बना दो अपने हाथों से। मुझे पता है आज मेरा पहला दिन है और यहाँ मुझे खाना बनाना है, तुम मुझ पर हुक्म मत चलाओ। भाभी आप गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो मजाक में बोल रही थी। तुम ज्यादा तेज मत बनो, ये मत सोचना कि भाभी आ गई है तो तुम्हें काम से छुट्टी मिल गई। भाभी सारा काम मैं कर दूंगी, आप बस गुस्सा मत करो। कर दूंगी मतलब क्या? तुम्हें ही करना है ये सारा काम। ठीक है भाभी, मैं नहाने जा रही हूँ, मेरे आने से पहले घर का सारा काम कर देना और कुछ खाने को भी बना देना। अपनी ननद को ऐसे सारे काम करने का हुक्म देकर स्वीटी वहाँ से चली जाती है और ऐसा ही वो रोज करने लगती है। पूरे घर का काम बेचारी काजल अकेली करती और तो और अमन को इस बात का कुछ पता भी नहीं था। ऐसे ही कुछ दिन तक तो यही सब चलता है और कुछ समय बाद काजल के पेपर्स आ जाते हैं और फिर काजल पढ़ाई में लग जाती है। ऐसे ही एक दिन काजल को पढ़ता देखकर स्वीटी बोलती है, क्यों री, तुम पढ़ाई करोगी तो सारा काम कौन करेगा? भाभी सारा काम कर तो दिया मैंने। अच्छा, सारा काम कर दिया तो रात के खाने की तैयारी करो ना, यहाँ आकर पढ़ाई करने की नौटंकी क्यों करने लगी? नहीं भाभी, कोई नौटंकी नहीं है, मेरे पेपर आने वाले हैं इसलिए मैं पेपर की तैयारी कर रही हूँ। काम ना करना पड़े इसलिए झूठ बोल रही हो? रुक जाओ, तुम्हें तो अभी बताती हूँ। स्वीटी काजल को जोर से एक थप्पड़ मार कर कहती है, याद आ गया, अब कौन सा पेपर और कौन सी पढ़ाई और करनी है पढ़ाई? काजल रोते हुए खाना बनाने चली जाती है और स्वीटी काजल को रोज किसी न किसी बहाने से तंग करती ही रहती। काजल परेशान होकर एक दिन अमन को सब बताने की सोचती है और मौका देखकर उसे सब बता देती है। ये सुनकर अमन काजल को लेकर स्वीटी के पास जाता है और गुस्से में बोलता है, स्वीटी ये क्या है? तुम मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तुम घर का सारा काम मेरी बहन से करवाती हो और अब उसे पढ़ाई भी नहीं करने दे रही हो। लो, शुरू हो गया तुम्हारी बहन का झूठ। झूठ? क्या मतलब झूठ? हाँ झूठ ही तो है, सब बहानेबाजी है इसकी। झूठ? एक तो तुम मेरी बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही हो और उसे ही झूठी बोल रही हो। झूठी है तुम्हारी बहन, मैंने उससे बस इतना कहा कि पढ़ाई कर लो, तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तो कहने लगी आप ज्यादा मत बोलो वरना भैया से आपकी शिकायत कर दूंगी। भाभी आप कितना झूठ बोल रही हो, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला।
अच्छा, मतलब काजल, तुझे तेरी भाभी ने पढ़ाई के लिए क्या बोल दिया तो तू उसकी शिकायत लगाएगी? नहीं भैया, मैं कोई शिकायत नहीं लगा रही हूँ, सच बता रही हूँ। चुप हो जा और अब जाकर कमरे में पढ़ाई शुरू कर। अमन काजल की बात पर विश्वास नहीं करता और काजल को ही डांट लगाकर भेज देता है। उस दिन के बाद से अमन को अपनी तरफ करके स्वीटी काजल को और परेशान करने लग गई थी। काजल कुछ बोलने जाती तो अमन उसकी बात पर विश्वास तक नहीं करता। इसीलिए काजल ने अब बोलना ही छोड़ दिया और वही करने लगी जो स्वीटी बोलती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद स्वीटी काजल को कहती है, जा कपड़े धो दे। भाभी मैं अभी सब्जी काट रही हूँ, थोड़ी देर बाद धो दूंगी। तू मेरी बात काट रही है, तुझे पता है ना मैं क्या कर सकती हूँ। भाभी मैं आपकी बात नहीं काट रही हूँ, मैं ये काम खत्म करके कर दूंगी। फिर तुझ में ज्यादा हिम्मत नहीं आ गई? याद है ना तेरे भैया ने क्या बोला था जब तूने उनसे मेरी शिकायत की थी? कुछ हासिल हुआ तुझे उनसे? भाभी मैं तो बस भैया को यही बता रही थी कि मेरे पेपर आ रहे हैं। हाँ हाँ, अब तो तेरी जुबान के साथ साथ दिमाग भी तेज चल रहा है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि बताना तो दूर, जुबान भी नहीं खुलेगी। भाभी मुझे माफ कर दो, अब कुछ भी नहीं बताऊंगी भैया को। माफी मांगने से अक्ल नहीं आएगी तुझे, तुझे तो अभी खुराक देनी पड़ेगी। नहीं भाभी मत मारो, सच में मैं कुछ नहीं बोलूंगी भैया को। बोलेगी तो तब ना जब तेरे भैया तेरी बात मानेंगे, और मैं तुझे कुछ बताने लायक छोड़ूंगी ही नहीं। स्वीटी काजल को बहुत मारती है और ये सब होते हुए अमन देख लेता है और अपनी बहन के पास जाकर उसे बचाते हुए बोलता है, तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया, उसको मार रही हो? अरे आप नहीं, मैं इसे मार नहीं रही थी, वो तो काजल को चोट लग गई थी गिरने से। अब तो झूठ मत बोलो, मैंने खुद देखा है। भैया देख लिया ना भाभी मेरे साथ कैसा बर्ताव करती है, अब तो यकीन हो गया आपको। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही ननद के ऊपर इतना अत्याचार करते हुए? भैया भाभी मेरे साथ रोज ऐसे ही करती है, सारा काम करवाती है और पढ़ाई भी नहीं करने देती। बैठ जाऊं पढ़ाई करने तो मारती है। मैंने तुम्हारी बातों पर विश्वास किया स्वीटी, और तुम हो कि मेरी बहन के साथ ऐसा करती रही। निकल जाओ मेरे घर से, इससे पहले मैं अपना आपा खोऊं। चली जाओ। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अब कुछ नहीं सुनना, तुम निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे घर से मत निकालिए प्लीज, मुझे माफ कर दो। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा, काजल से माफी मांगो, तुमने उसको इतना सताया है। काजल मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी आप मुझसे बड़ी हो, मुझसे माफी मत मांगो, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। ये क्या कर रही है काजल? इसने तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया और तू इसे इतनी जल्दी माफ कर रही है? भैया भाभी को अपनी गलती समझ आ गई है और वो अपनी गलती पर शर्मिंदा भी है। अब अगर हम उन्हें माफ नहीं करेंगे तो ये गलत होगा ना। ये देखो इसके साथ क्या क्या किया तुमने, और इसने तुम्हें इतनी जल्दी माफ कर दिया। हाँ मुझे समझ आ गया है, अब आप भी मुझे माफ कर दो और मैं वादा करती हूँ कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मेरी बहन काजल ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैंने भी कर दिया। स्वीटी की इन हरकतों के बाद भी अमन और काजल स्वीटी को माफ कर देते हैं और स्वीटी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलती सुधारने के लिए दोबारा काजल पर कभी अत्याचार नहीं करती, बल्कि उसके साथ प्यार से रहकर अपने छोटे से परिवार को खुशियों से भर लेती है। मीनल की शादी बहुत ही अच्छे परिवार के लड़के नीरव से हो जाती है। ससुराल में उसकी सास मीरा और बड़ी ननद जीविका होते हैं। जीविका नीरव की शादी में कुछ दिन के लिए अपने मायके आई हुई थी। ऐसे ही एक दिन मीरा मीनल को बुलाते हुए कहती है, अरे बहू जरा मेरे लिए एक गिलास ठंडा शरबत ले आ। जी सासू माँ अभी लाई। इतना कहकर वो किचन की तरफ जा ही रही होती है कि तभी उसे जीविका हाथ में शरबत लेकर आती हुई दिखाई देती है और जीविका अपनी माँ को शरबत देती है। तभी मीरा बोलती है, अरे बेटा तू कुछ दिनों के लिए तो आई है, उसमें भी काम में लगी रहती है, बहू है ना वो ले आती शरबत। अरे कुछ दिनों के लिए ही सही, पर माँ मैं अपने ही घर तो आई हूँ और अपना ही काम कर रही हूँ। वैसे भी अभी अभी भाभी की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम हो कि उसे किचन में भेज रही हो। अरे तो बहू है ना, अब ये उसी का तो घर है, काम तो करेगी ना। माँ तुम रहने दो और भाभी तुम बैठो और शरबत पियो। वो क्या है ना माँ, नई नई सास बनी है ना तो तुम पर हुक्म चलाने की प्रैक्टिस कर रही है। जीविका की ये बात सुनकर मीनल हंसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और घर के कामों में जीविका मीनल की थोड़ी बहुत हेल्प किया करती थी।
या ये कहें कि आधे से ज्यादा काम तो जीविका ही किया करती थी। ऐसे ही एक दिन मीरा के फोन पर गांव से एक कॉल आता है और कुछ दिन बाद मीरा सबको बुलाकर कहती है, अरे वो गांव से गोरा जीजी का फोन आया था। शादी में किसी कारणवश वो आ नहीं पाई, इसीलिए कल यहाँ आ रही है। गौरा मासी आ रही हैं। अच्छा है माँ, वैसे भी मेरी शादी के बाद अब उनसे मिलूंगी मैं। ठीक है माँ, मैं शाम को ऑफिस से आते हुए उन्हें पिक कर लूँगा। जिसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन जीविका और मीरा अच्छे से सारे घर को साफ कर देते हैं। शाम होती है, नीरव गोरा मौसी को लेकर घर आता है, जिसके बाद मीरा बोलती है, अरे जीजी स्वागत है आपका इस घर में। बड़े दिनों बाद दर्शन दिए हैं, जल्दी से जाने नहीं दूंगी इस बार आपको। अरे छोटी, अभी मैं आई नहीं कि तूने जाने की बात कर दी। मोको लग रहा है कि तुझे आने की कोई खुशी ना भई। अरे जीजी कैसी बातें करती हो। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी वहीं मीनल की नजर अपनी मौसी सास के सामान पर जाती है और वो धीरे से बोलती है, सामान देखकर तो लग रहा है कि जैसे जन्मों के लिए बसने आई हो। यही समझ लो भाभी, कुछ दिनों में आपको भी समझ आ जाएगा कि गौरा मासी किसी आम खेत की मूली नहीं है। अरे तुम ननद भाभी का खुसुर पुसुर कर रही हो? कुछ नहीं मासी, मैं तो भाभी को बस आपके बारे में बता रही थी। अच्छा, तो ये है नीरव की लुगाई। सकल सूरत से तो सुंदर बहू लाई है तू छोटी। अरे बहुरिया, का टुकुर टुकुर देख रही है? इधर आ और अपनी मौसी सास का आशीर्वाद ले। गोरा के इतना कहने पर मीनल गोरा के पास जाकर उसके पैर छूती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी गोरा टेबल पर रखे हुए खाने को देखकर बोलती है, ये लो, अब तुम को ये ब्रेड, फल और सूखी सब्जी खिलाएगी का? छोटी, अरे तू तो जानती है कि नाश्ते में जब तक आलू की तरी वाली सब्जी और पूड़ी नहीं खाती, मेरे पेट की तो ज्वाला ही नहीं बुझती। वो क्या है ना जीजी, खाना बहू ने बनाया है तो उसे बताना भूल गई थी कि आप क्या खाती हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दूसरा खाना बनवा देती हूँ। रुक जा, सास बन गई है लेकिन अकल अभी भी बहुओं वाली ही रखती है। और तू अब तक यहीं खड़ी है? तुझे तो मेरे बोलते ही किचन में होना चाहिए था। जी मैं अभी जाती हूँ। हाँ भाभी, चलो मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। अब तू क्या उसका हाथ पकड़कर खाना बनवाएगी? यहीं बैठ के 2-4 फल काट दे मेरे लिए। जिसके बाद जीविका वहाँ चुपचाप बैठ जाती है और मीनल जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है। कुछ देर में आलू की सब्जी और पूरी लाकर वो अपनी मौसी सास के आगे रख देती है और उसके बाद मौसी खाने लगती है। पूरियां तलते तलते मीनल के पसीने छूट जाते हैं, पर गोरा का पेट ही नहीं भरता। आखिर में गोरा खाना खत्म करके डकार लेते हुए बोलती है, सब्जी में थोड़ा तीखा कम था और पूड़ी में तेल ज्यादा था, पर क्या करती, भूख लगी थी तो जैसे तैसे खा ली। पर देख बहुरिया, दोपहर के खाने में दाल चावल और एक सब्जी बना दियो बढ़िया सी। इस बुढ़िया का पेट है या कुआं जो भरता ही नहीं, ऊपर से बोलती है कि स्वाद नहीं है। अरे इतना ठूस गई, हे भगवान, ये मेरी मौसी सास है या कोई आदि मानव। अब तो बेचारी मीनल का आधे से ज्यादा समय मौसी सास की आओ भगत करने में ही बीत जाया करता था। फिर कुछ दिन बाद जीविका भी अपने ससुराल चली जाती है। ऐसे ही एक दिन मीनल सारे घर का काम खत्म करके आराम से टीवी देख रही थी। तभी उसके कानों में गोरा की आवाज पड़ती है, बहुरिया, ओ बहुरिया, जरा यहाँ आकर मेरे बालों में तेल लगा दे। इसको भी ना 2 पल का चैन नहीं है, मतलब बंदा ना आराम से नहीं बैठ सकता, कोई ना कोई काम करता ही रहे बस। जी मौसी सासू माँ अभी आई। अरे पैर में मेहंदी लगी है क्या जो आने में इतनी देर लगा दी? वो संतरा मुझे पकड़ा दे और मेरे सर में तेल लगा दे। मीनल उसे संतरा देकर उसके बालों में तेल लगाने लगती है और गोरा संतरा खाकर छिलका वहीं फेंक देती है, जिसे देखकर मीनल मन में बोलती है, फैला लो, 2-4 फल और खा लो, उसके छिलके भी फैला देना ताकि मैं सारा दिन झाड़ू मारती रहूं। अरे तेल क्या तेरे दहेज में आया था? जी नहीं मौसी। तो लगाने में इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? अच्छे से लगाना। और हाँ, थोड़ी देर में मेरे लिए बढ़िया सी लस्सी बना दियो मलाई मार के, और आधे घंटे बाद एक कड़क सी चाय पिला दियो। पर मौसी, लस्सी के बाद चाय कैसे पियेंगी आप? अरे तुझे उससे क्या, और बड़ों से फालतू सवाल नहीं पूछते। तेरी माँ ने सिखाया नहीं क्या तुझे? चल अब जल्दी जल्दी हाथ चला। कुछ देर बाद मीनल अपने कमरे में जाती है
जहाँ नीरव भी था, जिसके बाद वो खुद से बोलती है। हे भगवान, मुझ पर रहम कर। आखिर पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप कर दिए थे जो सजा के रूप में मुझे ये मौसी सास दे दी। क्या हो गया जो भगवान को याद कर रही हो? अरे क्या हो गया, ये पूछो क्या क्या नहीं हुआ। अरे तुम्हारी मौसी सास किसी खेत की मूली नहीं बल्कि कद्दू है, और वो भी बड़े वाला। अरे उनके मिजाज का तो कुछ पता ही नहीं चलता, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। अरे खाने से तो जैसे उनका पेट ही नहीं भरता। सारा दिन मैं बनाती रहूं और वो खाती रहे। भैंस है, सारा दिन चरती है। अरे यार, मौसी हमेशा से ही ऐसी हैं, तभी तो माँ भी उनके सामने ज्यादा नहीं बोलती। और वैसे भी इतने दिन काटे हैं, थोड़ा वक्त और सही। इतना कहकर नीरज उसे समझा तो देता है, पर कहते हैं ना, जिस पर बीतती है असली दर्द वही जानता है। अपनी मौसी सास के नखरे उठाते उठाते मीनल बेहाल हो जाती है और एक दिन मीरा बाजार से कुछ साड़ियाँ लेकर आती है और बोलती है। अरे जीजी देखो ना, मैं आपके लिए बनारसी साड़ी लाई हूँ। ले बहू, ये साड़ी मैंने तेरे लिए पसंद की है। थैंक यू सासू माँ, साड़ी तो बहुत सुंदर है। अरे छोटी, ऐसी बनारसी साड़ी तो न जाने कितनी है मेरे पास, पर मुझे तो ये बहुरिया वाली साड़ी बहुत भा गई। पर कोई नहीं, तू तो ये इसके लिए लाई है ना। अरे नहीं नहीं जीजी, अगर आपको वो साड़ी पसंद है तो वो ले लीजिए। बहू, जीजी को साड़ी दे दे। अब तो इतना कह रही है तो रख लेती हूँ, और ये बनारसी साड़ी भी ले लेती हूँ, तो इतने प्यार से जो लाई थी मेरे लिए। साड़ी देने पर मीनल का मुंह बन जाता है और कुछ दिन बाद जब मीनल सब्जी लेने के लिए मार्केट जाती है और वापस लौटती है तो सीधा किचन में जाकर काम करने लगती है और खुद से बोलती है। मुझे आए 15 मिनट हो गए, लेकिन अभी तक मौसी सासू माँ की आवाज नहीं आई। कहीं बुढ़िया खिसक तो नहीं गई? अरे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक काम करती हूँ, सासू माँ से पूछ लेती हूँ। इतना बोलकर वो हॉल में जाती है और मीरा से बोलती है। सासू माँ, वो मौसी सासू माँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। आस पड़ोस में गई है क्या कहीं? अरे पड़ोस में नहीं गई, जीजी गाँव वापस चली गई है। कोई जरूरी काम आ गया था, इसीलिए जल्दी से निकल गई। क्या चली गई? सासू माँ, आप मजाक तो नहीं कर रही? देखिए मुझे यकीन नहीं हो रहा, सच सच बताइए। अरे जीजी के जाने के बाद तो बोरा गई है क्या? कहा तो वो चली गई है। आशा के इतना कहते ही मीनल उसके गले लग जाती है और ये सोचते हुए चैन की सांस लेती है कि आखिरकार मौसी सास नाम की बला से पीछा तो छूटा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।